बटन ऑन करिए और इस महान चैप्टर को 10 से 15 मिनट के अंदर डाल लीजिए। ये तो आपके बहुत काम का है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर, इनवॉइस चैप्टर, इन सब में बहुत काम का है। लेट्स स्टार्ट। ओके, चैप्टर इनवॉइस सेक्शन 31 से स्टार्ट होता है और मोटा मोटी 34 तक चलता है। इनवॉइस चैप्टर में छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं। हम लोग थोड़ा स्लो बोलते हुए सबको कवर अप कर रहे हैं। कुछ छूट भी जाए तो आप अल्टीमेटली जो हमने बहुत सारे चार्ट बनाए हैं क्लास में, वो सारे चार्ट देख लेना। फिर भी कोशिश पूरी है कि सब कवर हो जाए। पहली बात, सेक्शन 31 में इनवॉइस की टाइम लिमिट के बारे में बताया हुआ है। सेक्शन 31(1) डील्स विद द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ इनवॉइस फॉर गुड्स। तो लॉ बोलता है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इनवॉइस नीड टू बी इशूड एट द टाइम और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स। और यदि गुड्स का रिमूवल हो ही नहीं रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो जिस समय आप गुड्स हैंड ओवर कर रहे हो, यानी जिस समय आप गुड्स का पोजीशन सामने वाले को दे रहे हो, उस समय आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में टाइम लिमिट फॉर इशू सेक्शन 31 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है और उसमें बोला हुआ है इनवॉइस नीड टू बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। लेकिन इंश्योरेंस एंड बैंकिंग कंपनी के केस में ये 30 डेज 45 डेज हो जाता है। बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी में टाइम लिमिट को लेके कुछ और भी है। उसमें ये कहा हुआ है कि आपको एक एक सप्लाई के लिए अलग अलग इनवॉइस करने की दरकार नहीं है। इंस्टेड आप मंथली एक कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें भले ही आप सीरियल नंबर मेंशन ना करो और भले ही जिसमें आप एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट ना करो, तब भी चलेगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, टेलीकॉम सेक्टर, इन सब में एक और रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि आप यदि इंटर डीपी मतलब ब्रांचेस के बीच में यदि आपकी कोई ट्रांजैक्शंस होती है, बैंकिंग, एफआईज एंड एनबीएफसी में इंटर ब्रांच कोई सप्लाई होती है, तो उसमें आप इनवॉइस इशू कर सकते हो जब आपका रेसिपिएंट उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करे तब, या फिर क्वार्टर के एंड में, बाई एंड ऑफ द क्वार्टर जिसमें वो सप्लाई हुआ था, वहां पे आप इनवॉइस इशू कर सकते हो, परंतु दिस फैसिलिटी इज ओनली फॉर इंटर ब्रांच सप्लाई। पहली बात फिनिश। दूसरे लेयर पे जा रहे हैं कि क्या इनवॉइस की कितनी कॉपीज इश्यू करनी पड़ेगी। तो सप्लाई ऑफ गुड्स में 3 कॉपीज मिनिमम। पहली कॉपी फॉर द सप्लायर, पहली कॉपी फॉर द रेसिपिएंट, सेकेंड कॉपी फॉर द ट्रांसपोर्टर, थर्ड कॉपी फॉर द सप्लायर। और सप्लायर ऑफ सर्विस के केस में मिनिमम 2 कॉपीज, पहली कॉपी फॉर द रेसिपिएंट एंड सेकेंड कॉपी फॉर द सप्लायर। इससे ज़्यादा भी कॉपीज आप इशू कर सकते हो, परंतु उन कॉपीज ऑफ इनवॉइस के ऊपर आपको मेंशन करना पड़ेगा, नॉट फॉर आईटीसी। तीसरी लेयर पे हम लोग जा रहे हैं। तीसरी लेयर में बात हो रही है कि कुछ बिखरी बिखरी बातें हैं, एक एक करके लेता हूं। तीसरी नंबर बात, सेल और रिटर्न के केस में इनवॉइस कब इशू करना है। तो सेल और रिटर्न, तो जब हम लोग गुड्स सेल और रिटर्न पे भेजते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉट अ सप्लाई, therefore at that point of time no need to issue invoice, instead you just issue delivery challan. But if the goods are not accepted till 6 months from the date of removal, in that case you need to issue invoice on expiry of 6 months from the date of removal. बोलने की बात नहीं है। if the goods being accepted before, then the invoice need to be issued as soon as the goods being accepted. यदि 6 महीने के बाद आपने इनवॉइस इशू कर दिया और पार्टी ने बाद में रिजेक्ट कर दिया, तो व्हाट रॉन्ग, यू कैन इशू अ क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, यदि गुड्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में जब आप एक दूसरे से स्टेटमेंट एक्सचेंज करेंगे या जब आपको पेमेंट मिलेगा, विच एवर इज अर्लियर, उस समय आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। यदि कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो पहली बात तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहते किसे है, दिस हैज बीन गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 33। उसमें बताया हुआ है कि कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस विच इज एग्रीड अपॉन
to extend for more than 3 months and with which payment is received in installments, that is called continuous supply of service. Or in case of continuous supply of service, the time limit for issue of invoice is depending upon circumstances. फर्स्ट, यदि आपके एग्रीमेंट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट मेंशन्ड है तो जब जब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट आता है तब तब आपको इन्वॉइस देना पड़ेगा. यदि आपके एग्रीमेंट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तो नहीं दिया हुआ परंतु इवेंट बताए हुए हैं कि इन इवेंट के होने पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो जब जब वो इवेंट अकर करते हैं तब आपको इन्वॉइस देना पड़ेगा. तीसरा, यदि आपके एग्रीमेंट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट भी नहीं है या कोई इवेंट भी मेंशन नहीं है तो कोई बात नहीं, जब जब आप पार्टी को पेमेंट करेंगे यानी जब जब आपको पेमेंट मिलेगा तब तब आपको इन्वॉइस इश्यू करना पड़ेगा. ये था हमारा टाइम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में. वी मूव अहेड. यदि कोई सर्विस बीच में ही कंप्लीट हो जाती, मतलब बीच में ही छूट जाती है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस के पहले ही हमारा एग्रीमेंट सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस है द डे व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट सीज्ड. यानी जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उसी समय हमें जितना भी एक्सटेंट तक हमने काम कर दिया उतने तक लिए इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग छोटी छोटी बातें करते रहे कि इनवॉइस में कुछ अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरह के डिटेल्स में फेरबदल हो जाता है. जैसे कि यदि बैंकिंग सेक्टर है तो वो इनवॉइस की जगह स्टेटमेंट देगा, उसमें सीरियल नंबर मेंशन नहीं करेगा और उसमें रेसिपिएंट का एड्रेस मेंशन नहीं करेगा. वो एक एक सप्लाई के लिए इनवॉइस इशू नहीं करेगा, वो मंथ में जितनी सप्लाई हुई उसके लिए कॉन्सोलिडेटेड इनवॉइस करेगा. सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन ऑपरेटर है उन लोगों को इनवॉइस की जगह ई टिकट देने की परमिशन है. ई टिकट में भले ही वो रेसिपिएंट की डिटेल्स न भी दे तब भी चलेगा. वैसे तो इनवॉइस 200 रुपये के नीचे की सप्लाई में दरकार नहीं पड़ता परंतु इनमें दरकार पड़ती है. एक सिंगल सिनेमा ऑपरेटर यानी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन नहीं है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा ऑपरेटर भी चाहे तो ये स्कीम ऑप्ट कर सकता है. ट्रांसपोर्टर को इनवॉइस की जगह कोई और डॉक्यूमेंट देने से भी चलेगा. उस डॉक्यूमेंट में ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए. कंसाइनर की डिटेल, कंसाइनर का नेम एंड एड्रेस, कंसाइनी का नेम एंड एड्रेस, कंसाइनर कंसाइनी और जीटीए के जीएसटीआईएन यदि है तो, और कहाँ से गुड्स ओरिजिन हुआ, कहाँ पे डिस्टाइंड है यानी ओरिजिन ऑफ गुड्स एंड डेस्टिनेशन, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और कंसाइनमेंट का वेट एंड क्वांटिटी की डिटेल्स, और इसके अलावा इनवॉइस की जो डिटेल्स होती है वो. इस तरह के डॉक्यूमेंट को जनरली कंसाइनमेंट नोट कहते हैं. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर में टिकट शैल बी ट्रीटेड एज इनवॉइस और टिकट में भले ही एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट न भी हो तब भी चलेगा. इनवॉइस कई तरह के होते हैं. इनवॉइस को हम लोग इनवॉइस बोलते हैं जिसको नॉर्मली पब्लिक टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, वो भी इनवॉइस है. बिल ऑफ सप्लाई एक तरह का इनवॉइस है और ऑर्डिनरी इनवॉइस. ये ऑर्डिनरी इनवॉइस या कमर्शियल इनवॉइस वो इशू करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड होते हैं. बिल ऑफ सप्लाई वो इशू करते हैं जो कि रजिस्टर्ड होते हैं परंतु इनवॉइस में उनको जीएसटी नहीं मेंशन करना रहता, यानी या तो वो एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं या फिर वो कंपोजिट स्कीम सप्लायर है. और टैक्स इनवॉइस वो इशू करते हैं जो कि रजिस्टर्ड बंदे हैं और वो इनवॉइस में जीएसटी का अमाउंट मेंशन करते हैं. नेक्स्ट, इनवॉइस में B2B B2C इनवॉइस भी होते हैं. यानी एक रजिस्टर्ड बंदा जब रजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं B2B इनवॉइस, और एक रजिस्टर्ड बंदा अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करता है तो उसको बोलते हैं B2C इनवॉइस. B2B इनवॉइस तो रिटर्न भरते समय इनवॉइस वाइज अपलोड होते हैं परंतु B2C इनवॉइस रिटर्न भरते समय इनवॉइस वाइज अपलोड नहीं होते, वो कॉन्सोलिडेटेड अपलोड होते हैं. परंतु B2C में भी यदि इंटर स्टेट सप्लाई है और 2.5 लाख से ऊपर की सप्लाई है तो ऐसे B2C इनवॉइस भी इनवॉइस वाइज अपलोड होते हैं. वी आर कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. यदि आप सप्लायर हो और आप एक ही पार्टी को एक ही समय एग्जम्प्टेड सप्लाई और टैक्सेबल सप्लाई दोनों एक साथ दे रहे हो तो फिर आप क्या तो इनवॉइस इशू करोगे और क्या तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे. तो इन दैट केस यू कैन इशू इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई. वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक. टॉपिक नेम इज रिवाइज्ड इनवॉइस.
यदि कोई बंदा नया नया रजिस्ट्रेंट है, नया नया रजिस्ट्रेशन लिया है, तो द डेट व्हेन ही बिकम लायबल टू पे टैक्स एंड द डेट व्हेन ही गॉट आरसी, इस गैप के दौरान उसने जितने भी इनवॉइस इशू किए थे, ऑब्वियसली उस समय उसके पास जीएसटीएन नहीं था, इसलिए उसने जीएसटीएन कोट नहीं किया। तो अब वो उन सारे इनवॉइस को रिवाइज करेगा और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रिवाइज इनवॉइस में भी वो कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इश्यू कर सकता है यदि इनवॉइस B2C है और इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो, और यदि B2C है और इंटर स्टेट सप्लाई है, वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है, तो एक स्टेट में जितनी भी ऐसी सप्लाई हुई उन सब के लिए कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस इश्यू किया जा सकता है। वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, वाउचर। जीएसटी में 3 तरह के वाउचर पॉपुलर है, एक रिसीट वाउचर, एक रिफंड वाउचर और एक पेमेंट वाउचर। जब कोई सप्लायर, चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लायर ऑफ सर्विस हो, जब कोई सप्लायर कोई पेमेंट एडवांस में रिसीव करता है तो वो अपने रेसिपिएंट को एक रिसीट वाउचर इशू करता है। इस रिसीट वाउचर में नॉर्मली वो सारी डिटेल रहती है जो इनवॉइस की होती है। इस रिसीट वाउचर में आपको टैक्स रेट भी लिखना पड़ता है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी लिखना रहता है। अब सपोज हमारे एडवांस रिसीव करते समय हमें एग्जैक्टली डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स नहीं पता, इसलिए हमें रेट नहीं पता, तो ऐसे में आप 18% रेट लिख दो। और वैसे ही सपोज अभी आपको नेचर ऑफ सप्लाई नहीं पता कि इंट्रा है कि इंटर है, तो आप इंटर मान के रिसीट वाउचर में IGST पेमेंट कर दो, IGST मेंशन कर दो। रिफंड वाउचर, यदि आपको कोई एडवांस पेमेंट मिला और बाद में वो एडवांस आपको किसी कारण से लौटाना पड़ा, तो आप उस केस में रिफंड वाउचर इशू करेंगे। पेमेंट वाउचर, जब सेक्शन 93 या 94 के अंतर्गत आपको कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लाई आपने ली है, तो रेसिपिएंट पेमेंट वाउचर इशू करेगा टू द सप्लायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। एंड नेक्स्ट, यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और आरसीएम की सप्लाई है, तो उस केस में रजिस्टर्ड बंदा इनवॉइस भी इशू करेगा, क्योंकि जो सप्लायर वो तो अनरजिस्टर्ड है, उसने इनवॉइस इशू नहीं किया, तो बिना इनवॉइस के आईटीसी कैसे मिलेगी। इसलिए रजिस्टर्ड बंदा खुद, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट खुद इनवॉइस इशू करेगा। देन आफ्टर वी आर कमिंग टू डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट, जब डेबिट नोट को सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी कहते हैं। जब कोई इनवॉइस में वैल्यू कम मेंशन रह गई या जीएसटी कम मेंशन रह गया, तो जितना होना चाहिए था उससे कम मेंशन रह गया, तो फिर बचे हुए अमाउंट के लिए हमें डेबिट नोट या सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करते हैं। इसको इशू करने की कोई टाइम लिमिट नहीं है और मल्टीपल इनवॉइस के लिए एक डेबिट नोट भी इशू किया जा सकता है। डेबिट नोट जब आप इशू करेंगे, वहां से उसकी टाइम लिमिट रेकन होगी, काउंट होगी फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4). क्रेडिट नोट, जब कोई इनवॉइस में वैल्यू ज़्यादा कोट हो जाती है या टैक्स का अमाउंट ज़्यादा कोट हो जाता है, अब उसको कम करना है तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं। जब कोई गुड्स सेल रिटर्न करना रहता है तब उस समय क्रेडिट नोट इशू करते हैं, और जब कोई सेल रिजेक्शन हो जाता है तो क्रेडिट नोट इशू करते हैं। क्रेडिट नोट इशू करने की टाइम लिमिट है बीइंग अर्लियर ऑफ द 2, अगले साल के सितंबर मंथ के एंड के पहले और बिफोर फाइलिंग एनुअल रिटर्न। क्रेडिट नोट के बेसिस पे आपकी जीएसटी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी यदि सामने वाले ने अपनी आईटी से रिवर्ट नहीं की है तो। और क्रेडिट नोट इन केस ऑफ डिस्काउंट, वो डिस्काउंट जो कि सप्लाई के समय नहीं पता था, पोस्ट सप्लाई मालूम पड़ा, तो उसके लिए आप जीएसटी वाले क्रेडिट नोट इशू नहीं करते, उस केस में आप एक कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करते हो जिसका जीएसटी में कोई इंपैक्ट नहीं है। नाउ द टॉपिक इज ई इनवॉइस। E-invoice need to be issued by the registered person whose aggregate turnover in any preceding year from 17-18 onwards has exceeded 50 lakh, 50 crore, 50 लाख नहीं 50 करोड़। तो ऐसे में ई इनवॉइस इशू करनी पड़ती है। और ई इनवॉइस होता क्या है कि आपको इनवॉइस के पोर्टल पे जाके इनवॉइस की सारी डिटेल्स अपलोड करके जेसन फाइल जनरेट करके फिर आपको आईआरएन नंबर जनरेट करना पड़ता है जिसका नाम है इनवॉइस रेफरेंस नंबर। ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर जब आप इनवॉइस पे कोड करते हैं तो उस इनवॉइस को बोलते हैं ई इनवॉइस। ये हो सकता है फिजिकल फॉर्मेट में हो, ये हो सकता है डिजिटल फॉर्मेट में हो, बट इंपॉर्टेंस है कि उस इनवॉइस पे आईआरएन नंबर है। ई इनवॉइस से B2B इनवॉइस के लिए रेज होता है, B2C के लिए रेज नहीं होता। और जब आप माल एक्सपोर्ट करते हो तो हम उसको B2B ट्रीट करते हैं, यानी उसमें ई इनवॉइस करना पड़ता है। ई इनवॉइस
इन लोगों के लिए छूट है, इनको ई इनवॉइस नहीं देनी पड़ती। इन लोगों का नाम है एस फॉर सेल्स यूनिट को ई इनवॉइस नहीं देना पड़ता। एम फॉर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन वालों को ई इनवॉइस इशू नहीं करना पड़ता, इन्हें छूट है। जीटीए को इशू नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को इशू नहीं करना पड़ता, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर को इशू नहीं करना पड़ता, और बैंक या बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी को इशू नहीं करना पड़ता, और इंश्योरर को इशू नहीं करना पड़ता। ई इनवॉइस में क्यूआर कोड होना मैंडेटरी है। वी आर मूविंग फ्रॉम ई इनवॉइस का फायदा। ई इनवॉइस का फायदा यह है कि ई इनवॉइस के कारण अपने आप ही डिटेल ई वे बिल में, आप इनवॉइस पोर्टल में डिटेल डाल रहे हो, वहां से ई वे बिल पोर्टल में अपने आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी, और वैसे आपका GSTR1 ऑन टाइम अपलोड होता रहेगा, ऑन टाइम अपडेट होता रहेगा, और ई इनवॉइस के कारण फर्जी इनवॉइस, बोगस इनवॉइस, फेक इनवॉइस कम हो जाएंगे, और ई इनवॉइस के कारण फेक ITC क्लेम करना कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते क्यूआर कोड। देखो भैया, B2B ई इनवॉइस होता है तो क्यूआर कोड ऐसे ही मैंडेटरी है। हम लोग बातें कर रहे हैं B2C के लिए, तो कोई भी रजिस्टर्ड बंदा जिसका aggregate turnover in any of the preceding financial year from 17-18 onwards has exceeded 500 करोड़, उनके लिए डायनेमिक क्यूआर कोड डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस में मेंशन करना जरूरी हो जाता है। डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है? डायनेमिक क्यूआर कोड वो होता है जो इनवॉइस टू इनवॉइस जिसके डेटा चेंज होते रहते हैं, दैट इज वाई दैट इज डायनेमिक क्यूआर कोड। डायनेमिक क्यूआर कोड में सप्लायर का नाम, सप्लायर का GSTN, सप्लायर का एड्रेस, और रेसिपिएंट मतलब पेई का बैंक डिटेल्स, पेई का बैंक का IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, पेई का UPI कोड, और पेई का इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ये सब डिटेल मेंशन करनी पड़ती है, मतलब ये सब डिटेल रहती है उसमें। और यदि आप डायनेमिक क्यूआर कोड इनवॉइस पे अफेक्स ना भी करें, परंतु रेसिपिएंट को मतलब पेई को डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से डायनेमिक क्यूआर कोड आप फैसिलिटी देते हो, और उसके बाद जब पेई पे करता है तो उसकी पेमेंट की डिटेल्स इनवॉइस में आप क्रॉस रेफरेंस ले देते हो, तो दैट विल बी अ सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड। कोई भी प्रीपेड इनवॉइस मतलब इनवॉइस जनरेट होने के पहले पेड हो जाए, और उस इनवॉइस में पेमेंट की डिटेल्स का क्रॉस रेफरेंस दिया हुआ है, तो उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करते समय से पहले ही थोड़ा बहुत पेमेंट हो चुका है, तो फिर डायनेमिक क्यूआर कोड में इनवॉइस अमाउंट एडजस्टेड एंड अमाउंट टू बी पेड, तीनों की डिटेल देनी पड़ती है। डायनेमिक क्यूआर कोड से फायदा यह है कि कंट्री में डिजिटल पेमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट होगा, इसलिए डायनेमिक क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक है, मेरे को लगता है कि हमने बहुत ह्यूज कवरेज किया है। इसके बाद आप वो जो 12-13 चार्ट हमारे क्लास में बनाए हुए उसको ठीक ठाक ढंग से देख लेना। तो ये हमारा एक 17 मिनट का हमारा एक रेफरेंस रिवीजन था। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।